ज्ञानी आत्मा सिंह के घर से निकलते ही मैंने सुख का सांस लिया। माँ बेटी की घूरती नजरों को मैं पीछे छोड़ाया था। जाने वो दोनों क्यों हर वक्त मेरा सीना टटोलती रहती, और सच्ची बात है अब मैं उनसे डरने लगा था। मेरे सीने में पूर्वी पाकिस्तान के जो शोले फरोजा थे, कहीं उनको उनकी भिनक न पड़ जाए। जरा इत्मीनान नसीब हुआ तो मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। कितनी गहमा गहमी थी उस वक्त कलकत्ते के बाजारों में। कारें, बग्घियां और साइकिल रिक्शे फर्राटे भरते इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। उनसे बचता बचाता मैं सड़क के किनारे किनारे चलने लगा और बिलाखिर एक टेलीफोन बूथ के सामने जा रुका। कहीं कोई मेरा ताकुब तो नहीं कर रहा, और जब मुझे खतरे की कोई अलामत दिखाई न दी तो अपने स्पाई मास्टर से राब्ता कायम करके उनको सूरत हाल से आगाह कर दिया। मेरी बातें सुनकर उन्होंने एक ही जवाब दिया, भाई तुम्हें ज्ञानी से ही राब्ता कायम रखना होगा, उसके अहकामात की तामील करना होगी। मैं हैरान और परेशान खड़ा सोचने लगा अब मैं कौन सा रुख इख्तियार करूं, लेकिन मेरे कदम मेरी सोचों से तेज तर निकले। वो उसी होटल का रुख कर रहे थे जहां उस वक्त ज्ञानी मेरा इंतजार कर रहा था। होटल में पहुंचते ही किसी से कुछ कहे बगैर मैं सीधा उस कमरे के सामने पहुंच गया जहां सुबह मैंने रोमन अखाड़ा देखा था। मेरी शक्ल देखते ही दरवाजे पर खड़ा चौकीदार अंदर इत्तला देने चला गया और बाहर निकलते ही उसने बड़े मुअद्दब अंदाज में अंदर दाखिल होने का इशारा किया, जहां ज्ञानी जी पाठ में मसरूफ थे। मैं लाताल्लुक सा सोफे पर दूसरी जानिब मुंह करके बैठ गया। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। कमरे की हालत में बिल्कुल कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी को कसम खाकर बताता कि यहाँ सुबह खूनी ड्रामा खेला गया है तो कोई मेरी बात पर यकीन न करता। वहाँ फर्श पर खून के धब्बे का तो क्या किसी जर्रे तक का निशान नहीं था, और ज्ञानी की गूंजदार आवाज में होने वाले पाठ ने यहाँ एक पुरसोस सी फजा तारी कर रखी थी। वो पापी अरदास बहुत गिड़गिड़ाते हुए कर रहा था। उसका ये रूप इतना कामयाब था कि बड़े से बड़ा चालाक भी धोखा खा जाए और उसके तकद्दुस का कायल हुए बगैर न रह सकता। उसने जनकारा बुलंद किया, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हमने इकट्ठे ही पाठ के खात्मे पर फतह बुलाई। कुछ देर बाद हम दोनों कमरे में बातें कर रहे थे। काम इस मर्तबा जरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है पुत्र। भाटिया गुस्से से तिलमिला रहा होगा, लेकिन कल की मुलाकात मैंने मनसूख कर दी तो सारा भरम टूट जाएगा। मेरे पास यूं तो कारिंदों की कोई कमी नहीं, लेकिन सच पूछो तो इंसानों की बहुत कमी है। अलमिया तो ये है कि तुम वाहिद काम के आदमी हो और इस मर्तबा भी तुम ही को दाव पर लगा रहा हूँ। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें इत्तला कर ही दूं तो ज्यादा अच्छा है कि इस मर्तबा ज्ञानी आत्मा सिंह तुम पर कोई आंच न आने देगा। खास सारे भारत की पुलिस ही तुम्हारे पीछे क्यों न लग जाए, मगर डील ठीक से करना होगा। पुत्र, हमारा वास्ता नए लोगों से है और किसी नए आदमी पर ज्ञानी आत्मा सिंह कभी एतबार नहीं करता। तुम्हारी अलबत्ता और बात है। उसने बगैर कोई तमहीद बांधे बात मुकम्मल कर दी और मुझे सोचने के लिए छोड़ दिया। मैंने पूछा, जाना कब होगा बॉस? वो बोला, सुबह 10 बजे। मैंने कहा, ऑल राइट सर। उसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा, डिनर हमारे साथ करना, आज पार्टी है। मैंने नए कमिश्नर की दावत की है। मैंने कहा, ओके बॉस। और ज्ञानी उसी खला के रास्ते बाहर निकल गया। उसने अपनी आमद और नक्कासी के लिए अब तक यही रास्ता इख्तियार किया था। यकीनन उसमें कोई मसलहत ही रही होगी। मेरा जी तो चाहा कि आगे बढ़कर मेज के आसपास कहीं वो लीवर तलाश कर लूं जिसे दबाकर वो दीवार में खला पैदा किया जाता है, लेकिन फिर एहतियात मलहूज खातिर रखते हुए चुपका हो रहा। मुबादा कोई खुफिया कैमरा मेरी हरकत सकनात चेक कर रहा हो, और मैं हौले से बाहर निकल गया। 1.5-2 घंटे मेरे पास खाली थे। उनके किसी खुसूसी इस्तेमाल का मैं पाबंद नहीं था, और यही वो वक्त था जब मैं ये नई इत्तला अपने दोस्तों को दे सकता था। मैं टहलता हुआ होटल से बाहर आ गया, लेकिन इतना बेफिक्र भी नहीं था कि अपने साथ ही बाहर आने वाले उस नौजवान को नजरअंदाज कर देता जो गालिबन मेरी निगरानी पर मामूर था। मैं उसे होटल के इर्द गिर्द चक्कर देता रहा, फिर एक चलती बस से लटक कर अगले सिग्नल पर उतर गया। मेरे उतरने के बमुश्किल 1-8 मिनट के बाद ही मैंने उसे लपक कर उसी बस में सवार होते देखा। बस के साथ साथ भागते हुए उसका सांस फूलने लगा था। मैंने एक बिजली के खंबे की ओट में खड़े होकर बस को गुजर जाने दिया और फिर सामने बने एक सुपर स्टोर में जा घुसा। यहीं से फोन पर मैंने दोस्तों को अगले प्रोग्राम से आगाह किया और वहां से हिदायत मौसूल होने पर बाहर निकल आया। अब मेरा रुख वापसी होटल की तरफ था। दिल ही दिल में मुझे उस बेवकूफ पर हंसी आ रही थी और उसको इस गलती पर जो फिटकार पड़नी थी उस पर रोना भी आ रहा था। होटल में पहुंचते ही अपने लिए मखसूस आरामदेह कमरे में मैं बिस्तर पर दराज हो गया और मेरी सोचों पर मुस्तकबिल की बेरहम परछाइयां रक्स करने लगी। करीबन 1 घंटा मैं इन्हीं ख्यालों में खोया रहा।
फिर सरहाने रखे फोन पर मशरूब तलब किया। मशरूब लाने वाली वही खूबसूरत वेट्रेस थी जो सुबह हमारे लिए शराब लाई थी। शायद उसके जिम्मे सिर्फ गिरोह ही के आदमियों को सर्व करना था। उसने कोला की बोतल खोलकर मुझे पेश कर दी और खुद मौद्दब सी होकर एक तरफ खड़ी हो गई। बोतल मुझे थमाने से दोबारा पलटने तक उसने मेरे कसबल निकाल दिए थे। मैंने आने वाले तूफान से बचने की राह तलाश की। ठीक है, तुम जाओ। उसने फिर बिजलियां गिराई। कोई और खिदमत सरकार? मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नो थैंक्स। उसने जिस्म को झटका देकर बल खाया। ओके सर। दरवाजे पर पहुंचने तक उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आधा बजा लाती वो बाहर निकल गई। डिनर पर मैं जानबूझकर जरा देर से उस वक्त पहुंचा जब वो लोग शुगले मैनोशी से निजात पाकर अब खाने पर वैश्यों की तरह टूटे हुए थे। मैं भी एक कोने में खड़ा होकर खाने लगा। फिर अचानक चौंक पड़ा। मेरे बिल्कुल सामने एक खास मुअज़्ज़ज़ महाशी जी के साथ, जो यहाँ की मकामी स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे, मेरे स्पाई मास्टर कहे लगाते खाने में मशगूल थे। हम दोनों की नजरें आपस में टकराई जरूर थीं, लेकिन क्या मजाल जो उनके चेहरे पर या आंखों में शनासाई का जरा सा शायबा तक दिखाई पड़ा हो। मैं बज़ाहिर लाताल्लुक सा खड़ा रहा। करीबन कलकत्ते की तमाम शख्सियतें यहाँ मौजूद थीं और हर किसी के गिरदा गिर्द ज्ञानी के ग्रोह की तरबियत याफ्ता फाहिशाएं घेरा डाले खड़ी थीं। ओमा ने कमिश्नर को निशाने पर ले रखा था। जिस बदनसीब की आंखों में उभरने वाले डोरे उसकी आने वाली बदबख्ती की निशानदही कर रहे थे। ज्ञानी का एक तरबियत याफ्ता फोटोग्राफर इस तकरीब की तस्वीर कशी कर रहा था और जिस तरह ओमा और दूसरी लड़कियों ने होशियारी से पोज बदल बदल कर कमिश्नर और दूसरे VIP के साथ तस्वीर उतरवाई थी, वो बेचारे कयामत तक उनकी इस चालाकी से आगाही नहीं पा सकते थे। ओमा ने तो एक दफा हंसते हंसते कमिश्नर के गले में बाहें डालकर करीबन झूला झूलते हुए तस्वीर खिंचवाई। मैं बखूबी समझ रहा था कि ये तस्वीर क्यों उतारी जा रही हैं और इनका आखिर मसरफ क्या होगा। ब्लैकमेलिंग। अब शायद सारी जिंदगी वो बेवकूफ कमिश्नर ज्ञानी के किसी मामूली पिल्ले पर भी हाथ नहीं डाल सकता था, और उसी एक कमिश्नर पर क्या मौकूफ इन मक्काराना हरबों से उसने सारे कलकत्ता के अफसरान को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। अपने स्पाई मास्टर की इस अहम दावत में शमूलियत से मैंने इस अमर का बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि उनके हाथ इस माशरे में कितने लंबे हैं। कभी वो एक मेज पर बराजमान होते और कभी दूसरी पर जा बैठते। डिनर के बाद रक्स का दौर शुरू हुआ। उन मौजज़ीन के एजाज में ज्ञानी ने खुसूसी डिस्को डांस का एहतमाम किया था। हॉल के एक कोने में सजे शानदार स्टेज से रक्स का ऐलान नशर होते ही तमाम लोग अपने अपने साथियों को आगोश में लिए अपने लिए पहले से मखसूस कुर्सियों पर जमकर बैठ गए। उसके साथ ही स्टेज का पर्दा हटा और हॉल की तमाम लाइटें करीबन ऑफ हो गईं। स्टेज पर एक मशहूर रक्कासा बिजलियां गिरा रही थी। उसका हैजान खेज रक्स जल्द ही नुक्ता उरूज को छूने लगा। उससे ज्यादा हव्वाजादी की तजलील देखने का रवादार मैं न हो सका और चुपचाप हॉल से बाहर आ गया। वो रात मैंने उसी होटल में बसर की, न जाने क्यों। उस लम्हे शायद मेरा दिल ज्ञानी के घर जाकर उन लोगों का सामना करने से घबरा रहा था। कमरे के दरवाजे को लॉक करके मैं बेसुध होकर सो रहा। अलसुब उठकर मैंने अटैच्ड बाथ से गुस्ल किया और तैयार होकर वहीं कमरे में नाश्ता मंगवाया। हस्बे साबिक वही दुश्मन ईमान वेट्रेस ही मेरे लिए मतलूबा नाश्ता लेकर आई थी। इस दफा मैं उसे खुद से खेलने का मौका देने को तैयार नहीं था। मैंने एक स्लाइस पर जाम लगाते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली, रूपा सर। मैंने कहा, सिर्फ रूपा या रूपा सर? उसने मुस्कुराते हुए कहा, रूपा। मैंने चाय कप में उंडेलते हुए पूछा, ये तुम्हारी ड्यूटी क्या 24 घंटे है? वो बोली, आप कहें तो 24 घंटे आपकी खिदमत कर सकती हूँ जनाब। उसने लचकते हुए कहा। शायद बेचारी यही समझ रही थी कि मैं शीशे में उतर गया हूँ और ये यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा एजाज होता। मैंने उसकी आंखों में झांका जहाँ बेहयाई अपने उरूज पर थी। उसका सारा वजूद दावत देकर उसकी आंखों में सिमट आया था। मैंने पूछा, तो तुम 24 घंटे मेरी खिदमत कर सकती हो? वो बोली, यस सर। मैं अचानक अपनी जगह से उठकर चिल्लाया, गेट आउट। ये इतना अचानक और भरपूर नफ्सियाती हमला था कि वो थर्रा कर रह गई। तकरीबन रूहानसी होकर वो वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद ही मैं ज्ञानी आत्मा सिंह के खुसूसी कमरे में मौजूद था। इस मर्तबा उसकी दस्ते रास्त ओमा भी उसके पहलू में मौजूद थी। मुझे तो अब उनसे घिन आने लगी थी। मैंने ज्ञानी को प्रणाम किया, सत श्री अकाल। मेज पर उसी तरह का एक ब्रीफ केस रखा था जिससे मुझे पहले वास्ता पड़ चुका था। ज्ञानी ने मुझे मुख्तलिफ कोड वर्ड से आगाह किया जिनके जरिए
آنے والے نے مجھ سے تعارف حاصل کرنا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے، صرف مخصوص نشانیوں کے ذریعے ہی ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا اور اپنے اپنے بریف کیس کا تبادلہ کرنا تھا۔ اس مرتبہ ہمارے ملاپ کے لیے کلکتہ کا ایک بارونق بس سٹینڈ منتخب ہوا تھا۔ گیانی آتما سنگھ شاید زیادہ خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عموماً ایسی بارونق جگہوں سے فریقین یکساں فوائد حاصل کرتے ہیں، پولیس بھی اور ملزمان بھی۔ جہاں پولیس کی دانست میں ایسے مقامات سے فرار کے مواقع ملزم کو کم ملتے ہیں، وہاں ملزمان کے نزدیک ایسے بھرے پورے مجمع میں سے لوگوں کی آڑ میں غائب ہونے کے امکانات عام جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے مختلف ٹیکسیاں بدل کر اس مقام پر پہنچ گیا۔ بس سٹاپ کے ایک کونے میں کھڑا میں آنے والے کا منتظر تھا اور گھڑی کی سوئیاں اب اس مقام سے آگے پھسلنے لگی تھیں جہاں ان کے پہنچنے پر میرے ساتھی نے مجھ سے یاد اللہ کرنی تھی۔ اس پیشے کے اپنے کچھ اصول ہیں جن سے معمولی سا انحراف بھی میرے پیشے کی طرح بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا اور یہ نقصان جان کا زیاں بھی قرار پا سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، گیانی آتما سنگھ کوئی ایسی کچی گولیاں کھیلے ہوئے تو نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ جہنم میں جھونک دیتا۔ پھر اچانک ایک دوسری سوچ میرے ذہن پر غالب آنے لگی۔ میرے دماغ میں یہ خیال سما گیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے میری پہلی آزمائش نے اسے میری غیر معمولی صلاحیتوں کا معترف کر دیا ہو اور وہ مجھے جان بوجھ کر یا پکا بندہ جان کر ہی ایسی خطرناک جگہوں پر بھیج رہا ہو۔ اور میں یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ یہ حقیقت تو بہرحال اپنی جگہ موجود تھی کہ گیانی کے گروہ میں نقب لگ چکی تھی اور جب مداخلت کے لیے تھوڑا سا گیپ بھی مل جائے تو حملہ آور باقی کام خود کر لیتے ہیں۔ گیانی آتما سنگھ نے شاید باسو کو مروا کر خود کو محفوظ جان لیا ہو، لیکن وہ اب بھی اتنا ہی غیر محفوظ تھا جتنا اب سے کچھ دیر پہلے تک، جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ دوسرے گروہ کا ساتھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس روز نہ جانے مجھے عقل اتنی دیر سے کیوں آئی، اور جب آئی تو پانی سر سے اونچا ہونے والا تھا۔ بجائے دوسرے آدمی کے بس سٹاپ کے مختلف کونوں میں کھڑے خفیہ پولیس والے اب ایک ایک نمایاں ہونے لگے تھے، اور اب تک میری محض یہ خوش قسمتی رہی تھی کہ میں نے کسی پیش آمدہ خطرے کے سدباب کے لیے عین اس مقام پر کھڑے ہونے سے احتراز برتا تھا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ اس کی بجائے میں ذرا ہٹ کر اس مقام پر نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں دوسرے شخص کو آنا تھا۔ یہ احتیاط میری ذاتی تربیت کی مرہون منت تھی۔ اگر میں صرف سمگلر ہی ہوتا تو اپنی لاکھ کوشش اور ہوشیاری کے باوجود اب تک قابو آ چکا ہوتا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ان نشانیوں سے نجات حاصل کرنا تھی جو میری پہچان کا باعث بنتی۔ میرا ہاتھ فوراً پتلون کی جیب میں رینگ گیا اور دوبارہ برآمد ہوا تو اس پر چڑھا جعلی پلاسٹر غائب ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری جیب سے سگریٹ کی ڈبی برآمد ہوئی اور جب میں بس سٹاپ کے ایک کونے میں جھک کر یوں ظاہر کرتے ہوئے جیسے ہوا کی زد سے بچنا چاہتا ہوں ماچس کی تیلی جلا رہا تھا تو وہاں رکھے کچرے کے ڈرم میں وہ جعلی پلاسٹر بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ایک انگوٹھی کا مسئلہ باقی تھا، لیکن اس پر بڑے غور کرنے ہی سے کسی کی نظر پڑ سکتی تھی۔ اپنی دانست میں اب میں کافی حد تک محفوظ ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے چلنا شروع کیا۔ میرا رخ اس خالی رکشے کی طرف تھا جس میں بیٹھ کر میں یہاں سے کہیں دور جا سکتا تھا۔ رکشے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک سڑک عبور کرنا تھی۔ یہ سڑک خاصی ٹیڑھی کھیر نظر آ رہی تھی اور اب میں سڑک کے ایک کنارے رک کر گرین سگنل کا منتظر ہی تھا جب عقب سے آنے والی آواز نے میرے شریانوں میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ معاف کیجیے گا صاحب۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا شریفانہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہیں، اس کا واسطہ بھی بہرحال ایک معزز اور خوشپوش نوجوان سے تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ میرے دل میں کوئی چور تو تھا نہیں کہ پلٹ کر دیکھوں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس نے یہی نفسیاتی حربہ آزمایا ہو۔ حسب توقع ریاکشن نہ ہونے پر اس ذات شریف نے بڑی آہستگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا فرمائیے، لیکن ذرا حیرت کا تاثر چہرے پر لیے اس کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا کیونکہ اس دوران گرین سگنل ملنے پر تقریباً سب لوگ سڑک عبور کر چکے تھے۔ وہ بولا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو براہ مہربانی ذرا اس طرف تشریف لے آئیں۔ اس نے اپنی شائستگی برقرار رکھی۔ میں نے کہا یار ہم بہت مصروف آدمی ہیں، کوئی کام ہو تو دفتر میں مل لینا۔ میں نے بالکل ایسے لہجے میں اسے مخاطب کیا جیسے وہ مجھ سے کسی چیریٹی پروگرام کے لیے چندہ مانگ رہا ہو یا پھر مجھ سے اپنے کسی عزیز کی سفارش کروانے آیا ہو۔ وہ بولا میرا نام انسپیکٹر ورما ہے۔ اس نے جیب میں غالباً شناخت نامہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے
फिर आप दफ्तर में 11 बजे के बाद मिल लें तो बेहतर होगा। मैंने फिर सहारा लिया। वो बोला, मिस्टर, मुझे आपसे कुछ सरकारी मामलात पर बात करना है। इस मर्तबा वो कुछ जिज हो रहा था। मैंने कहा, ओ सरकार और हम? अरे बाबा, ऐसे अपने भाग कहाँ। मैंने तंजो मिजाह से मिला जुला फिक्रा उसकी तरफ उछाला। वो बोला, आपका शुभ नाम? उसने एक तरफ हटकर मुझे भी उसी तरफ होने का इशारा करते हुए पूछा। मैंने कहा, खैरियत? आप तो वाकई सीरियस हो गए। अपने आप को नॉर्मल साबित करने के लिए मुझे खुद से जबरदस्त आसाबी जंग लड़ना पड़ रही थी। वो बोला, देखो मिस्टर, मुझे पुलिसमैन बनने पर मजबूर न करो। इस मर्तबा उसका लहजा काफी तल्ख था। मैंने कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलें। मैं भी यहाँ तमाशा बनना नहीं चाहता। किसी के बाप की धौंस है कि पुलिस जिस शरीफ आदमी को चाहे सरे राह पगड़ी उछालती फिरे। इस मर्तबा मैंने भी अपनी खुश पोशाकी से फायदा उठाया था। यहाँ तो उससे झगड़ना 90 का घाटा था। उसके साथियों ने चारों तरफ से उस जगह को घेरे में ले रखा था और इस तरह उनकी गिरफ्त से बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर थे। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया था कि अगर वो मुझे चेक करने पर तुल ही गया तो बजाय उसके सवालात और जवाबात का सिलसिला सुनने के लिए उसके कुछ और साथी भी वहां आ जाएं, वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाए। और इस दौरान अगर किस्मत हमेशा की तरह यावरी करे तो मुमकिन है मुझे फरार का मौका मिल ही जाएगा। उसने पहले तो नजरों ही नजरों में मुझे तोला और फिर बोला, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल हमें अपना फर्ज पूरा करना है। इस मर्तबा उसका लहजा खासा मोहतात था। मैंने उसे अगली बात कहने का मौका ही न दिया। सड़क से गुजरती एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर धंस गया। मेरा ये फेल इतना अचानक और भरपूर था कि वो भी मजबूरन अगला दरवाजा खोलकर अगली ही सीट पर बैठ गया और अपने किसी साथी को उसने मदद के लिए बुलाना भी गवारा न किया। मैं उसे संभलने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, आपको ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी मिस्टर। इतनी मोहलत देने के लिए भी नहीं। और ये मेरी तंबीह का असर था या वो खुद ब खुद नरगे में आ गया जो उसने मेरी तरफ से नफसियाती दबाव कबूल ही कर लिया। इस मर्तबा उसका लहजा खालिस पुलिस वाला था। अबे चुपका बैठा रहे। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं इस तरह हकलाया जैसे उसके इस फिक्रे ने मेरा दिमाग गर्म करके पारा आसमान पर चढ़ा दिया हो। उसने बेपरवाही से कहा, मतलब भी तुम जल्द समझ जाओगे। मैं यही चाहता था कि किसी तरह उसे अपसेट कर दूं। हम लोग एक भरी पूरी शाहराह पर ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने के इंतजार में गाड़ियों की एक लंबी कतार में फंसे हुए थे। मैंने पुलिस ऑफिसर की जानिब से तवज्जो बिल्कुल हटा ली थी और उस पर यही जाहिर कर रहा था जैसे मैं थाने पहुंचकर ही उसे मजा चखाऊंगा और वो भी मेरी ही तरह बेनियाजी का मुजाहिरा कर रहा था। बल्कि अब तो उसने खिड़की से बाहर हमारी टैक्सी से लगी एक कार में ड्राइवर की सीट पर बैठी कन्या पर आंखें गाड़ रखी थीं, जबकि हमारे ड्राइवर की नजरें विंड स्क्रीन के बाहर गाड़ियों के रेंगने के मुंतजिर सैलाब का जायजा ले रही थीं। खुशकिस्मती हमेशा दबे पांव आती है और उसकी चाप सिर्फ वही खुशबख्त सुन पाते हैं जिनका मुकद्दर वो बनने वाली हो, वरना तो उसी तरह दबे पांव वो आगे बढ़ जाती है। किसी सियाने का ये कौल उस लम्हे मेरे अंदर सनसनाहट पैदा कर रहा था। यहाँ बचने और फंसने के मौके 50-50 थे, लेकिन बहरहाल ये फरार का एक शानदार लम्हा था जिससे फायदा न उठाकर शायद मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता। मैंने दरवाजे का लॉक खोला तो मुख्तलिफ कारों के हॉर्नों के शोर में इंस्पेक्टर वर्मा को उसका एहसास तक न हुआ। फिर जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ और टैक्सी ने ट्रैफिक के अजदहाम में रेंगना शुरू किया, मैं फुर्ती से गाड़ी के बाहर सरक गया। किसी को कानो कान खबर न हुई। सड़क पर कदम जमाते ही मैंने गर्दन जरा सी मोड़ी। गाड़ी चौक क्रॉस कर चुकी थी और मैं सोचने लगा, कारों के हुजूम के दरमियान फंसी हुई गाड़ी को एकदम किनारे पर तो लगाया नहीं जा सकता, और अगर तेज तर्रार ड्राइवर भी ऐसा करना चाहे तो वो कम से कम 3-4 मिनट लेगा ही। और इन्हीं 3-4 मिनटों में दरअसल मैंने न सिर्फ वो तीनों सड़कें उबूर करनी थी जो मेरी राह में हायल थीं, बल्कि मौका पाते ही मुझे उन मार्केटों में से किसी एक में छुपने की कोशिश भी करना थी जो फन फैलाए उन सड़कों के चारों तरफ बिखरी हुई थी। ठीक उसी वक्त जब मैंने दुकानों की एक लंबी कतार से गुजरकर एक गली में घूमना चाहा, एक मजबूत और तवाना हाथ ने मेरे कंधे पर दबाव डाला और उसके साथ ही मेरे कानों में आवाज आई, हेलो मिस्टर अमरजीत। एक लम्हे को तो मेरे सारे वजूद में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई, लेकिन चंद सानिये के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज तो मेरी जानी पहचानी है, वरना मैं इस तरह इत्मीनान से उस समत न घूमता, बल्कि मेरा ब्रीफ केस भी मेरे साथ ही हरकत करता हुआ नौवारिद के मुंह पर लगता और उसके 14 तबक रोशन हो जाते। घूमने पर जिस शख्सियत से मेरा सामना हुआ उसके अचानक इस तरह टकराव पर पहले तो मैं कुछ घबराहट का शिकार हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे जरा संभल गया। मेरे सामने मेरे स्पाई मास्टर खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा। कैसे हो? अभी तक शायद मेरी हैरत रफा नहीं हुई थी। मैंने कहा, फाइन। मैं अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने झंझोड़ा, कम ऑन बॉय,
ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए मुझे सड़क की दूसरी जानिब ले गए, जहां सफेद रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी, जिसके पहलू में एक बावर्दी ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझे गाड़ी में धकेल दिया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। ये सारा खेल चश्मे ज़दन में इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने सवालिया नजरों से स्पाई मास्टर को टटोला, लेकिन उन्होंने होंठों पर उंगली रख कर मुझ पर वाजे कर दिया कि अभी बोलने की फुर्सत नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।